हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। बायोफार्मास्यूटिक्स की फर्स्ट यूनिट का पार्ट है एब्जॉर्प्शन। तो आज हम बेसिकली एब्जॉर्प्शन की इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, उसकी मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है, आज हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानो कि आप एब्जॉर्प्शन होता क्या है। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ ड्रग पार्टिकल फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मतलब ड्रग जो है या जो भी हम ड्रग इनटेक कर रहे हो बॉडी के अंदर, वो आपने जिस रूट से लिया, मतलब साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जब तक वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंचा, उस बीच के रास्ते को, उस मूवमेंट को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के बीच के मूवमेंट को आप एब्जॉर्प्शन बोलते हो। जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया है, एक पर्टिकुलर ड्रग थी ल्यूमेन, मतलब यहाँ पे आपने ड्रग ली। अब यहाँ से ड्रग होते होते कहाँ पहुँच रही है? ब्लड वेसल्स में जा रही है। ब्लड वेसल्स मतलब सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये ल्यूमेन से लेके ब्लड वेसल्स का जो रास्ता है या मूवमेंट जो हो रहा है, इस मूवमेंट को ही आप एब्जॉर्प्शन बोलोगे। ये आपकी एक बेसिक एब्जॉर्प्शन की हमने डेफिनेशन आपको बताई। देन क्या है, अब हमें जो मेन जो पढ़ना है, मैकेनिज्म पढ़नी है ड्रग एब्जॉर्प्शन की। ड्रग एब्जॉर्प्शन की जो मैकेनिज्म होती है उसको हमने तीन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म है उसका दूसरा नाम होता है ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म या मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। ये तीनों चीज एक ही हैं। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग ट्रांसफर मैकेनिज्म, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये सब एक ही है। तो हमने क्या किया, जो ड्रग एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म थी बेसिकली उनको तीन पार्ट में डिवाइड किया। एक आपका है ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, एक आपका पैरासेलुलर इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, और लास्ट है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन या एंडोसाइटोसिस जिसको बोलते हो। जो पहला वाला है ट्रांससेलुलर, उसको हमने अगेन दो भाग में डिवाइड किया, पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। पैसिव वाला जो था वो फिर से चार भाग में डिवाइड हुआ। तो पैसिव वाला पहला है पैसिव डिफ्यूजन, देन पोर ट्रांसपोर्ट, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटेटेड या मेडिएटेड डिफ्यूजन। और दूसरा वाला जो आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट था उसको हमने दो भाग में डिवाइड किया, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक सेकेंडरी एक्टिव। सेकेंडरी वाला दो टाइप के होता है, सिम्पोर्ड और एंटीपोर्ड। ये तो चलिए पहले वाले की बात की। दूसरा वाला क्या है, पैरासेलुलर या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, दो भाग में होता है, एक परमेशन थ्रू टाइट जंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल, दूसरा होता है परसॉप्शन। ये दो आपके पैरासेलुलर के पार्ट है। और लास्ट आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्टेशन या एंडोसाइटोसिस है, वो भी अगेन दो टाइप का होता है, एक पिनोसाइटोसिस और एक फैगोसाइटोसिस। तो ये आपके क्या है, तीन टाइप्स के बेसिक मैकेनिज्म थे। अब हमें जितने भी इसमें मैकेनिज्म हमने पढ़े, एक एक के बारे में एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमें थोड़ा बहुत पढ़ना है। तो अब एक एक को हम स्टडी करते हैं। पहला वाला क्या था, ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट। ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट का पहला जो था वो था पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी आपको बिल्कुल नहीं चाहिए, डू नॉट रिक्वायर्ड एनी टाइप ऑफ एनर्जी कंजप्शन। और ये अगेन पैसिव आपका चार टाइप का था। तो पहला वाला इसमें क्या था, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट का जो पहला था वो क्या था, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन का दूसरा नाम होता है नॉन आयन डिफ्यूजन। इसको आप नॉन आयन डिफ्यूजन भी बोलते हो। इसमें अगर पैसिव डिफ्यूजन को डिफाइन किया जाए तो हम इस तरीके से डिफाइन करोगे आप कि डिफरेंस इन ड्रग कंसंट्रेशन ऑन अदर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है आपकी, जो भी आपकी सेल मेम्ब्रेन है या जो आपकी बात कर रहे हैं मेम्ब्रेन की, उसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, ड्रग का मूवमेंट होगा। दैट मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ड्रग मूव करेगी। डिफरेंस इन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, दवा आपकी मूव करेगी, हाई से लो की तरफ दवा जाएगी। इसका पैसिव डिफ्यूजन जो होता है, 90% जो एब्जॉर्प्शन होता है ड्रग का वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही होता है। और पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब जो ड्रग का मूवमेंट हो रहा है जिस तरह से, वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे या इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट तेजी से होगा, और जितना कम डिफरेंस होगा उतना धीरे धीरे मूवमेंट होगा ड्रग पार्टिकल्स का। पैसिव डिफ्यूजन में कोई भी एनर्जी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। पैसिव में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। पैसिव डिफ्यूजन का केस में अगर हमें मतलब निकालना है रेट, जो भी या डायरेक्ट जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, फिक्स लॉ यूज़ करना पड़ेगा।
फिक्स लॉ क्या कहता है? फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग आपका कि जो ड्रग है जिसका मूवमेंट हमें कराना है बॉडी के अंदर या जो भी डिफ्यूजन हमें कराना है, वो डिफ्यूजन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा। फिक्स लॉ ये कहता है कि जो ड्रग पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है या जो डिफ्यूजन हो रहा है वो हाई से लो की तरफ हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। तब तक होगा जब तक एक इक्विलिब्रियम आ ना जाए, मतलब जब तक दोनों की कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए तब तक क्या हो रहा है, ड्रग पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको हम क्या बता रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज़्यादा आपका डिफरेंस होगा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में, उतना ज़्यादा रेट आपका डिफ्यूजन का ज़्यादा होगा। तो इसको हमने क्या किया, एक इक्वेशन फॉर्म में आपको दिखाया। कैसे? dq/dt बराबर dAk/H और ब्रैकेट में इधर CGIT माइनस C। ये आपकी क्या है, एक जनरल इक्वेशन है हमारी पैसिव डिफ्यूजन की, एक जनरल इक्वेशन हमने आपको बताई। यहाँ पे K क्या है, आपका पार्टीशन कोफिशिएंट है। यहाँ पे D क्या है, आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपका C क्या है, H क्या है, थिकनेस मेम्ब्रेन, और A क्या है, सरफेस एरिया। ये सब चीजें आपकी क्या होती हैं, एक पैसिव डिफ्यूजन के एब्रिविएट्स हैं। तो अब हमने नीचे आपको क्या दिखाया, एक डायग्राम छोटा सा दिखा रहे हैं कि बीच में मान लीजिए मेम्ब्रेन थी, ठीक है। इधर वाला राइट साइड पे हाई कंसंट्रेशन थी, लेफ्ट साइड पे लो कंसंट्रेशन थी। अब पार्टिकल जो भी होंगे, ड्रग पार्टिकल्स अगर पहुंचेंगे बिना एनर्जी के, बिना कोई फोर्स के, अपने आप जो पार्टिकल्स हैं वो हाई से लो जाएंगे। ये जनरल बात है ना कि कोई भी दो चीजें रखी हैं, एक हाई कंसंट्रेशन और एक लो कंसंट्रेशन है, तो अपने आप क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। यही आपका फिक्स लॉ कहता है। तो ये पैसिव डिफ्यूजन था आपका पहला वाला, ये हो गया। पैसिव के बाद अब दूसरा आपका हमने क्या बताया था, पोर ट्रांसपोर्टेशन बताया था। तो पोर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ये आपका कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक टाइप का बहुत ही कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन है जहां पे बल्क फ्लो होता है। पैसिव वाले केस में थोड़े मोड़े अगर ड्रग पार्टिकल्स हैं तो उनका मूवमेंट होगा, लेकिन पोर ट्रांसपोर्टेशन में अगर बल्क अमाउंट ऑफ ड्रग पार्टिकल्स हैं, ज्यादा अमाउंट में है, उनका मूवमेंट कराना है तो हम पोर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं। पोर ट्रांसपोर्टेशन सारे पार्टिकल्स को इधर से उधर नहीं ले जाता, वो खाली एक सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक सेलेक्टिव टाइप के पार्टिकल्स हैं उन्हीं को ही बस लेके जाएगा, अंदर भेजेगा, बाकी रिमेनिंग पार्टिकल्स को अंदर नहीं भेजता वो, ठीक है। और पोर ट्रांसपोर्टेशन के केस में जो ड्राइविंग फोर्स होता है, मतलब जो भी मूवमेंट हो रहा है ड्रग पार्टिकल्स का, वो आपका क्या होगा, हाइड्रोस्टेटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है। जो ड्रग पार्टिकल्स हैं, जो भी हाइड्रोफिलिक ड्रग पार्टिकल्स हैं, उनका हाइड्रोस्टैटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा होगा तो ड्राइविंग फोर्स ज़्यादा होगा, अगर कम होगा तो ड्राइविंग फोर्स कम होगा। और पोर ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली सबसे ज़्यादा हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में ही देखा जाता है। जो वाटर लविंग ड्रग्स होती हैं उनके केस में ही पोर ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेक्स्ट आपका है कि पोर ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस क्या है एब्जॉर्प्शन में, कि अगर मान लीजिए लो मॉलिक्यूलर वेट या लो मॉलिक्यूलर साइज या कह सकते हो वाटर सॉल्युबल जो ड्रग्स होती हैं, उनके लिए पोर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम है, जिनका मॉलिक्यूलर जो वेट साइज या बहुत कम है, जो वाटर सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, उनमें ही क्या होता है, पोर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यूरिया हो गया, वाटर हो गया, शुगर मॉलिक्यूल्स हो गए, इनमें क्या होगा, अगर इनके केस को, अगर इनको हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो हम क्या करेंगे, पोर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही ये ट्रांसपोर्ट आउट होंगे बॉडी के अंदर। फिर पोर के बाद अब नेक्स्ट है तीसरा वाला आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। आयन पेयर नाम से क्या लग रहा है कि आयन जो है वो पेयर होगा, पेयरिंग अप होगी इसमें। तो इसमें क्या हो रहा है कि ड्रग जो होती है वो पेयर हो जाती है अपोजिट चार्ज आयन के साथ। सपोज ड्रग पॉजिटिव चार्ज की है तो वो क्या करेगी, निगेटिव आयन के साथ में पेयर बना लेगी, पेयर बना के एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना के तब वो जाके ट्रांसपोर्ट आउट होगी। मतलब ड्रग हमारी जिस चार्ज की थी वो अपने अपोजिट चार्ज से जाके रिएक्ट करेगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना लेगी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनने के बाद अब वो ट्रांसपोर्ट आउट होगी, ठीक है। जैसे आपको डायग्राम में हम दिखा रहे हैं कि देख लीजिए, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमेन था, मेम्ब्रेन है और ब्लड है। तो हमारा काम क्या है, हमें मेन क्या एजेंडा है कि ये ल्यूमेन से ब्लड तक ड्रग को पहुंचाना है। हाँ, एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि ल्यूमेन से ब्लड तक हमें क्या करना है, एब्जॉर्प्शन में ड्रग को पहुंचाना है। तो
सपोज देखो ड्रग जो थी वो हमारी केटाइनिक थी, केटाइनिक मतलब प्लस चार्ज वाली ड्रग थी, तो ल्यूमेन में कहीं उसको प्लस चार्ज वाले को कहीं निगेटिव कुछ मिला, मतलब कहीं एनायन मिल गया आपको ल्यूमेन के अंदर, कहीं माइनस चार्ज का कोई मॉलिक्यूल होगा, उससे क्या करेगी हमारी प्लस चार्ज वाली दवा रिएक्ट कर जाएगी, रिएक्ट करके एक न्यूट्रल चार्ज नीचे बना लिया। जब ये न्यूट्रल चार्ज बन जाएगा, अब वो न्यूट्रल चार्ज यहाँ से ल्यूमेन से ब्लड तक चला जाएगा पैसिव डिफ्यूजन की हेल्प से। अब जब वो इधर ब्लड में पहुंच गया, न्यूट्रल चार्ज ब्लड में पहुंच गया, अब वो न्यूट्रल चार्ज फिर से टूट जाएगा तो ड्रग अलग हो जाएगी और ये जो आपका जिस माइनस वाला आयन जो था वो अलग हो जाएगा। मतलब यहाँ आया, यहाँ पे न्यूट्रल बनाया, फिर इधर से इधर पहुंचा दिया, पहुंचाने के बाद वो दोनों लोग अलग हो गए। ये आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्टेशन था। आयन पेयर के बाद नेक्स्ट था कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर मेडिएटेड में क्या होता है? कैरियर मेडिएटेड का मतलब होता है वहाँ इसमें आपको एक कैरियर जरूरी होता है जो क्या करता है, ड्रग के साथ रिवर्सबली बाइंड कर जाता है। मतलब जैसे ऊपर वाले में आयन चाहिए था, आयन कर रहा था, आयन मतलब कोई चार्ज पार्टिकल था। नीचे वाले में कैरियर वाले में क्या होता है, एक कैरियर होता है जो कि ड्रग के साथ रिवर्सबली बाइंड कर जाता है और कैरियर क्या करेगा, बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बना लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेता है। अब वो कॉम्प्लेक्स इधर से उधर ट्रांसपोर्ट आउट हो जाएगा। बस दोनों में डिफरेंस यही है कि ऊपर वाले में आयन की बात कर रहे हैं, हम प्लस माइनस की बात कर रहे हैं, और कैरियर में प्लस माइनस कुछ नहीं है, बस एक सिंपल मॉलिक्यूल है, उसमें कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैरियर वाला क्या होता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से रिटर्न हो जाएगा जब उसको फ्रेश मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो। कैरियर वाले में हमने क्या बताया आपको, कैरियर ट्रांसपोर्टेशन बता रही हूँ। तो कैरियर ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जैसे हम आपको बता रहे हैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने ये बताया कि ड्राइविंग फोर्स था, सपोज क्या था, एक ड्राइविंग फोर्स था, उसने क्या किया, वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्राइविंग फोर्स आपका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो हमने ये बताया कि यहाँ पे कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, डाउनहिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो आप डायग्राम पहले देखो क्या है, कैरियर का ही हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं, कैरियर के अंदर ही फैसिलिटेटेड आ रहा है, तो इसका हम आप में विटामिन B12 का एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो ल्यूमेन है, इधर ब्लड है, तो सपोज विटामिन B12 था, ठीक, वो क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर उसके साथ ही मिला होता है। अब हमें क्या करना, कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर है, देखिएगा कैरियर कहाँ लगा है, मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये विटामिन B12 जो था, जो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ था, वो क्या करेगा, कैरियर से जाके आप देख रहे हो नीचे जुड़ गया। तो अब इसने क्या किया, पूरा एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, ड्रग को यहाँ से ल्यूमेन से जाके ब्लड तक पहुंचा देगा। कैरियर क्या कर रहा है, वो सिर्फ मेम्ब्रेन के अंदर घूमेगा, कैरियर बस इधर से उधर ले जाने का काम कर रहा है, मेम्ब्रेन में इधर से उधर बस ले जाने का काम कर रहा है। अब आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स बन गया, कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, अब ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। तो यहाँ ब्लड पे पहुंचा, कैरियर मेम्ब्रेन के अंदर ही रहेगा, बाकी जो भी आपका विटामिन B12 था वो ब्लड में रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद ये जो फैक्टर था और जो विटामिन था वो दोनों टूट जाएंगे, टूटने के बाद ब्लड में वो अपना असर दिखा देंगे। ये आपका कैरियर का एग्जाम्पल हमने आपको बताया। इसके बाद क्या है, ये तो चलो 3 खत्म हो गए। ये जो अभी तक मैंने जितना बताया आपको, ये क्या था, आपका पैसिव वाले का पार्ट हमने आपको बताया। जो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन था उसमें आपके 4 थे, वो हमने आपको चारों बता दिए। अब पैसिव के बाद दूसरा क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। एक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे एनर्जी चाहिए, पैसिव के केस में कोई भी एनर्जी नहीं चाहिए थी, एक्टिव के केस में क्या है, हमको एनर्जी चाहिए। और जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट चलता है। जैसे ऊपर वाले में क्या था, पैसिव जो जितना पैसिव पढ़ा उसमें ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के साथ था, मतलब एक ही साथ चल रहा था। इसमें क्या है, ड्राइविंग फोर्स जो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट या अगेंस्ट चलता है, और इसमें एनर्जी चाहिए। इसमें अप हिल ट्रांसपोर्टेशन होता है। अप हिल मतलब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर पैसिव वाले में क्या था, डाउन हिल था, मतलब हम हाई से लो जा रहे थे, इसमें हम लो से हाई जाते हैं एक्टिव के केस में। और एक्टिव के केस में क्या होता है, अगर हमें एब्जॉर्प्शन की रेट निकालनी है तो हम मिचालिस मेंटल इक्वेशन का यूज करते हैं। तो आप डायग्राम जैसे देख रहे हो, हम एक डायग्राम बता रहे हैं आपको एक्टिव का। एक्टिव का डायग्राम देखिए क्या हुआ कि सपोज ल्यूमेन था, वहां पे ड्रग थी, ठीक, इसने क्या किया, कैरियर के साथ में बाइंड किया, कैरियर और ड्रग के आपस में बाइंड हो गए, एक कॉम्प्लेक्स बना लिए। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, मेम्ब्रेन के थ्रू ऐसे ऐसे
रिलीज होके यहाँ चला जाएगा। देख रहे हैं आप, रिलीज होने के बाद क्या होगा, अब वो ड्रग आपकी ब्लड में जाएगी, वहां से वो फ्री मॉलिक्यूल्स रिलीज कर देगा। यहाँ पे ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ये हो रहा है कि एनर्जी आपको चाहिए, दोनों को यहाँ से यहाँ डिसलोकेट करने के लिए अपने आप नहीं होगा, हमें एनर्जी चाहिए इस चीज को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो इसलिए क्या हो रहा है, एक्टिव के केस में हमें एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिव मैंने आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी एक्टिव होता है और एक सेकेंडरी एक्टिव होता है। तो जो प्राइमरी एक्टिव होता है उसमें क्या होता है, आपको डायरेक्टली एटीपी रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी एक्टिव के केस में क्या होता है, हमें डायरेक्टली एटीपी की ज़रूरत होती है। और इसमें क्या होता है, ये जो आपका प्रोसेस होती है खाली एक आयन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए। प्राइमरी में क्या हो रहा है, सिर्फ एक आयन मॉलिक्यूल है, उसको हमें एक डायरेक्शन में, वो भी मतलब एक डायरेक्शन में, और एक आयन मॉलिक्यूल्स को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होगा। इसीलिए प्राइमरी वाले को हम यूनिपोर्टर भी बोलते हो आप। प्राइमरी का मतलब हो रहा है कि डायरेक्टली एटीपी की ज़रूरत होती है हमको, सिर्फ एक आयन मॉलिक्यूल्स, एक की बात कर रहे हैं, उसको अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है एक डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक ही मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो प्राइमरी एक्टिव यूज़ करोगे। इसलिए प्राइमरी एक्टिव को हम यूनिपोर्टर भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का। आप सेकेंडरी की बात करें, प्राइमरी का मतलब ही एक होता है, सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आपकी कोई भी डायरेक्टली एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, 2 आयन्स जो होते हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यहाँ पे जो होता है आयन या मॉलिक्यूल्स का आपका क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, या तो सेम डायरेक्शन में होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। जैसे ऊपर वाले में सिर्फ एक डायरेक्शन में काम हो रहा था, एक मॉलिक्यूल का था। नीचे वाले में सेकेंडरी के केस में क्या हो रहा है कि आपका जो मॉलिक्यूल्स है या जो आयन है उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, या तो सेम डायरेक्शन में दोनों का होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सेकेंडरी वाला 2 टाइप का है, एक सिम्पोर्ट है और एक एंटीपोर्ट है। सिम्पोर्ट का दूसरा नाम को ट्रांसपोर्ट है, एंटीपोर्ट का दूसरा नाम काउंटर ट्रांसपोर्ट होता है। सिम्पोर्ट में हम क्या करते हैं, जो मूवमेंट हो रहा है 2 मॉलिक्यूल्स का, वो सेम डायरेक्शन पे होता है। सिम्पोर्ट का मतलब 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो उनका मूवमेंट कराओगे आप, दोनों सेम डायरेक्शन में मतलब मूव करेंगे। और एंटीपोर्ट का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल हैं आपके, उनका मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसे बोलते हो सेकेंडरी। आप डायग्राम देखो, डायग्राम से आप समझ जाएंगे। जैसे हमने आपको क्या बताया, प्राइमरी और सेकेंडरी बताया। प्राइमरी में मैंने क्या बताया था, एक मॉलिक्यूल है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा। तो देख लो प्राइमरी में क्या हुआ, ऊपर एक मॉलिक्यूल था और ये एक क्या हुआ, एक ही डायरेक्शन पे नीचे पहुंच गया। सेकेंडरी में मैंने बोला कि 2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों क्या करेंगे, या तो एक सेम डायरेक्शन पे जाएंगे या तो अपोजिट में जाएंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल है सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो उसे सिम्पोर्ट बोलते हो। तो आप सिम्पोर्ट देखो क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल थे ऊपर, दोनों को नीचे हमने सेम एरो बनाया, देख रहे हो आप, दोनों का एरो नीचे जा रहा है, इसका मतलब सेम डायरेक्शन पे जा रहे हैं, इसे हम सिम्पोर्ट बोलेंगे। और अगर हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल नीचे जा रहा है और एक मॉलिक्यूल ऊपर जा रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है पार्टिकल्स का, इसे आप क्या बोलते हो, एंटीपोर्ट बोलते हो। अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, इसको एंटीपोर्ट बोलेंगे। तो ये आपका जो भी मैंने बताया, दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने आपको पूरा बताया। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो गया। अब दूसरा हम बात करेंगे। दूसरा वाला क्या था, ये सब तो पहले चल रहे थे आपके पैसिव की ट्रांस सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे। अब दूसरा वाला क्या था, पैरा सेलुलर था या इंट्रा सेलुलर होता। दूसरा वाला क्या था, पैरा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर था। तो पैरा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर को आप क्या बोलते हो, इसमें जो भी ड्रग हो रही है उसका मूवमेंट हम क्या करेंगे, जो ड्रग पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है किसके थ्रू होता है, जीआई एपिथेलियल सेल्स के जो टाइट जंक्शंस होते हैं, मतलब एपिथेलियल सेल होती है आपस में लाइन से क्या होती है, समराइज होती है। एक एपिथेलियल है, फिर दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है। तो जो एपिथेलियल सेल्स आपस में अरेंज हैं, उनके बीच में जो जंक्शंस हैं, मतलब जहाँ पे 2 एपिथेलियल सेल जुड़ रही हैं, एक से दूसरी एपिथेलियल से जुड़ती है जहाँ पे, उस पार्ट को क्या बोलते हो, जंक्शन। उस जंक्शंस के थ्रू क्या हो रहा है, ड्रग पार्टिकल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। एपिथेलियल सेल्स के बीच में जो भी जंक्शंस होते हैं वहां से क्या हो रहा है, ड्रग पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो पैरासेल्युलर के 2 टाइप हमने आपको बताए थे। एक आपको बताया था कि परमेशन किसके थ्रू हो रहा है, टाइट जंक्शंस ऑफ एपिथेलियल सेल, और दूसरा था परसॉर्प्शन।
तो पहला वाला जो है परमेशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, इसमें क्या होता है, हम बेसिकली ये देखते हैं कि जब आपकी क्या हो रही है, कोई भी ड्रग पार्टिकल्स है, वहां पे ये देखा जाता है कि छोटी छोटी ओपनिंग होती है, लिटिल बिगर देन एक्वस पोर। मतलब एक्वस पोर के कंपेरेटिव क्या होता है, दो एपिथेलियल सेल आपस में जुड़ी है, तो बीच में मैंने बताया कि छोटी सी ओपनिंग होती है या छोटे से होल्स होते हैं, उस पर्टिकुलर ओपनिंग या होल से ही ड्रग पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे इंसुलिन या कार्डियोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, उनका क्या होता है कि जो टाइट जंक्शंस होते हैं एपिथेलियल के, वहीं से आपका ड्रग का इधर उधर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। और इसका जो दूसरा था परसॉप्शन क्या कहता है कि ड्रग जो हो रही है उसका परमेशन हो रहा है, टेम्परेरी ओपनिंग फॉर्म बाय शेडिंग ऑफ टू नेबरिंग एपिथेलियल सेल इनटू ल्यूमेन। दो आपस में आपका क्या हो रहा है कि दो आपकी नेबरिंग सेल्स है, मतलब अगल बगल वाली दो एपिथेलियल सेल है, वो क्या करती है, एक टेम्परेरी ओपनिंग कर देती है, मतलब अगल बगल के दो है एपिथेलियल सेल, वो टेम्परेरी बेसिस पे खुल जाती है, अपने आप ओपन हो जाती हैं, और वहां से ड्रग पार्टिकल्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। टेम्परेरी मतलब थोड़े टाइम के लिए दो आपस की अगल बगल की नेबरिंग एपिथेलियल सेल थी, आपस में उन्होंने क्या किया, टेम्परेरी बेसिस पे ओपनिंग कर दी। तो ओपनिंग कर देंगे तो उस वजह से क्या होगा, आपका ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये आपका दूसरा वाला था पैरासेलुलर या इंट्रासेलुलर। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाले की बात करेंगे। लास्ट वाला क्या था हमारा, वेसिकुलर या कॉर्पुसुलर ट्रांसपोर्ट या एंडोसाइटोसिस भी जिसको बोलते हो। तीसरा वाला था वेसिकुलर या एंडोसाइटोसिस। वेसिकुलर या एंडोसाइटोसिस जो होता है, इसका सीधा मतलब है कि हम इनगल्फिंग कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल का, मतलब हम जो बाहर से ड्रग पार्टिकल आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, इनगल्फ का मतलब हो जाना, अपने अंदर सिमट लेना या खा जाना। इनगल्फिंग कर रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स हैं, बाहर के मटेरियल हैं, उनको सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने अंदर सिमटा लेती है, इनगल्फ कर लेती है। इनगल्फ करके एक छोटे छोटे सैक्यूल्स बना लेती है और क्या करती है, उसको ड्रग के अंदर मूवमेंट करा देती है। तो क्या होता है, वेसिकुलर या एंडोसाइटोसिस में इनगल्फिंग होती है, जो भी ड्रग पार्टिकल्स या जो भी बाहर के मटेरियल हैं उनको सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है। तो इस वजह से क्या होता है कि एंडोसाइटोसिस को कभी कभी देखा गया है कि एंडोसाइटोसिस की बात करें, कभी कभी देखा गया है कि जो वेसिकल्स बन रहे हैं, जो इनगल्फिंग हो रही है, वो एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में कभी कभी ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर बाई चांस एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में वेसिकल्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इस चीज़ को आप ट्रांससाइटोसिस भी बोलते हो। ये क्या है, इस टर्म को हम ट्रांससाइटोसिस बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि एंडोसाइटोसिस के दो भाग थे, दो टाइप बताए थे स्टार्टिंग में आपको, एक था फैगोसाइटोसिस, एक था पिनोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें खाली सॉलिड पार्टिकल्स जो हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। फैगो में क्या हो रहा है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। और इसको आप सेल ईटिंग भी बोलते हो, सेल को खाना, सॉलिड को ही तो खाया जाएगा भाई, तो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका दूसरा नाम होता है सेल ईटिंग। और पिनोसाइटोसिस में क्या होता है, हम फ्लूइड सॉल्यूट, जो फ्लूइड होता है या जो लिक्विड होता है, उनका अपटेक कराते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड का इनटेक कराया जा रहा है, इसलिए पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। फैगो को सेल ईटिंग बोलोगे, पिनो को सेल ड्रिंकिंग बोलेंगे। फैगो में सॉलिड पार्टिकल्स का अपटेक हो रहा है, पिनो में जो फ्लूइड है या जो लिक्विड है उनका अपटेक हो रहा है। फिर लास्ट में आपको मैं एक डायग्राम दिखा रही हूँ, डायग्राम में आप देख सकते हो कि एंडोसाइटोसिस कैसे मैक्रोमोलिक्यूल्स की हो रही है। मैक्रोमोलिक्यूल्स मतलब सॉलिड वाले की। हम आपको ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये फैगोसाइटोसिस का आपको बना के दिखा रहा है कि सबसे पहले क्या था, बड़ा सा कोई मॉलिक्यूल था, सॉलिड पार्टिकल, जो कि ल्यूमेन में था। ठीक, सेल मेम्ब्रेन ने क्या किया, इसको अपने अंदर समेट लिया। मतलब देख रहे हो आप, ये वेसिकल, छोटे छोटे वेसिकल्स बना लिए, वेसिक्यूल बना के अपने अंदर ड्रग पार्टिकल्स को समेट लिया। समेटने के बाद अब क्या हुआ, ये मेम्ब्रेन के अंदर पूरा गोले फॉर्म में चला गया। चले जाने के बाद ये मेम्ब्रेन के अंदर पास हो जाएगा। अब वो क्या होगा, धीरे धीरे ब्लड में, जब वो जो वेसिकल्स बन गए थे, अब वो जाके धीरे धीरे ब्लड में क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। मतलब आपको एक वेसिकल बना के हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन ने वेसिकल बना के उस चीज को इधर से उधर पहुंचाया है, ब्लड तक पहुंचाया है। इसे हम क्या बोल रहे थे, एंडोसाइटोसिस बोल रहे थे।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग।